हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th में हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से रिलेटेड, जैव प्रक्रम वाले पार्ट से संबंधित प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो देरी ना करते हुए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे और मैं आपको लिखने का भी टाइम दूंगी, तो साथ के साथ आप उसको नोट भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्लास में पढ़ें और बाद में उन चीजों को याद करें। पढ़ते चलें, साथ साथ याद करते चलें ताकि आपको बाद में केवल रिवीजन करना रह जाए। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे लास्ट वीक, जिसमें जैव प्रक्रम जो पार्ट है उसमें आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न मैं करवा रही थी, जिसमें से 18 प्रश्न हमने कर लिए थे बहुविकल्पीय प्रकार के। आज हम 19वां प्रश्न करेंगे, जो कि है प्रश्न को सुनेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद सही और आंसर गलत सोचेंगे। अभी क्या है, अभी आपको मैं बता रही हूँ तो इसलिए इसको आपको नोट करना है, लिखना है, लेकिन बिना समझे इसको नहीं लिखना है। एक बार आप अगर समझ लेंगे तो आपको बाद में कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों पढ़ने का तरीका ये होता है ना कि एक बार आपने पढ़ा तो इतना फोकस करके पढ़िए कि जो आपने एक बार पढ़ लिया है उसको दोबारा से आपको ना पढ़ना पड़े। क्योंकि हर क्लास वाइज क्या होता है, चीजें चेंज होती हैं। तो आपने जैसे हमने एक बार एबीसीडी पढ़ना सीखा था, तो क्या हम हर साल एबीसीडी पढ़ना सीखते हैं? नहीं, हम नई नई चीजें हर क्लास में सीखते जाते हैं। तो इसलिए पढ़ते समय फोकस्ड होना जरूरी है, यानी कि आपका फिजिकली प्रेजेंट होना भी जरूरी है और मेंटली प्रेजेंट होना भी जरूरी है। फोकस्ड रहेंगे, जितने ज्यादा सेंसरी ऑर्गन्स का आप यूज करेंगे अपनी पढ़ाई करते समय, उतना ही ज्यादा आपको चीजें डीप लर्न होंगी और दोबारा से उनको पढ़ने की या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी होप के साथ कि आप 100% अपना दे करके क्लास को अटेंड करेंगे, सेशन को, चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? सिंगल सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय। ये जो सिंगल सर्कुलेशन टाइप का ब्लड फ्लो है, ये किस किस जानवर में पाया जाता है, उसका आपको नाम पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है लेबियो, ऑप्शन नंबर बी है कैमेलियन, ऑप्शन नंबर ए में ग्रुप दिया गया है 3 एनिमल्स का, जिसमें है लेबियो, कैमेलियन और सैलामेंडर। ऑप्शन नंबर बी में ग्रुप ऑफ एनिमल्स में है हिप्पोकैम्पस, एक्सोकीटस और एनाबास। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हाइला, राना और ड्रैको। और ऑप्शन डी में दिया गया है वेल, डॉल्फिन और टर्टल। तो आंसर इसका कौन सा है बच्चों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ऑप्शन नंबर बी पर निशान लगाते ही आपको इसका समझना भी है ना, बिना समझे आप नहीं लिखेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए में है लेबियो, कैमेलियन और सैलामेंडर। इन ऑप्शन ए कैमेलियन क्या है? एक तरीके का रेप्टाइल है। सैलामेंडर क्या है? एक तरीके का एम्फीबियन है। विच आर हैविंग 3 चैम्बर्ड हार्ट्स एंड शो पार्शियल डबल सर्कुलेशन। इन दोनों में पार्शियल डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। सिंगल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो हाइला, राना, ड्रैको, ये तीनों की तीनों एम्फीबियंस हैं और ये भी डबल सर्कुलेशन शो करते हैं, पार्शियल डबल सर्कुलेशन शो करते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है, वेल इज अ मैमल बट टर्टल इज अ रेप्टाइल, हेंस ऑप्शन डी इज रॉन्ग। तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया, ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया और ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा है? बी है हिप्पोकैम्पस, एक्सोकीटस और एनाबास। ये सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों।
In which of the following vertebrate groups heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? In which of the following vertebrate heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? ऑप्शन नंबर ए है पिसीज एंड एम्फीबियंस, ऑप्शन नंबर बी है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ऑप्शन नंबर सी है एम्फीबियंस ओनली और ऑप्शन नंबर डी है पिसीज ओनली। कौन से ग्रुप में हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पंप नहीं करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है पिसीज ओनली, यानी कि पिसीज ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं? पिसीज में आती हैं मछलियां। दिस इज बिकॉज ऑफ सिंगल सर्कुलेशन वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from all parts of the body is pumped into heart. From heart, it is pumped to gills where it gets oxygenated and gets transferred to all parts of the body. Hence, it proves species will not receive oxygenated blood. Species जो है वो oxygenated blood receive नहीं करता है, वो आपको याद रखना होगा। ये वाला आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे पहले, ये क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग, ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सभी बच्चे नोट करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आपने आई होप कि 19th नंबर क्वेश्चन और 20th क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। Choose the correct statement that describes arteries. सही स्टेटमेंट, सही कथन आपको चूज करना है जो आर्टरीज को डिस्क्राइब कर रहा हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें आपको सबसे सही सेंटेंस को चुनना है और उस पर सही का निशान लगाना है। They have thick elastic walls, blood flows under high pressure, collect blood from different organs and bring it back to the heart. यानी कि ये कहना चाह रहा है इस सेंटेंस में कि इसकी जो दीवारें होती हैं आर्टरीज की वो मोटी होती हैं, थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं। ब्लड फ्लोज जो है वो बहुत हाई प्रेशर के अंदर ब्लड फ्लो होता है, वो अलग अलग अंगों से ब्लड को कलेक्ट करके और हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। आर्टरीज के बारे में ही आपको लिखना है। तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है? दे हैव थिन वॉल्स विद वॉल्व्स इनसाइड, blood flows under low pressure and carry blood away from the heart to various organs of the body. तीसरा कहता है they have thick elastic walls, blood flows under low pressure, carry blood from the heart to various organs of the body. और डी ऑप्शन कहता है they have thick elastic walls without valves inside. उनके अंदर वॉल्व्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। तो इन चारों में से पहला ऑप्शन गलत है ना। उसकी थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं लेकिन उसमें वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। हाई प्रेशर में बहता है ब्लड, वो ठीक है, लेकिन जब कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट, और यहाँ पर कलेक्शन नहीं होता ब्लड का, ब्लड जो है वो हार्ट से दूर ले जाया जाता है, आर्टरीज के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी है कि उसकी पतली वॉल्स होती हैं, ये पहले ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। तीसरा है थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं लेकिन उसमें जो ब्लड फ्लो करता है वो बहुत हाई प्रेशर में फ्लो करता है आर्टरीज में, तो ऑप्शन नंबर सी भी जो है वो रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स विदाउट वॉल्व्स इनसाइड, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि उसकी मोटी दीवारें होती हैं
और जो ब्लड है वो हाई प्रेशर के अंदर बहता है और ब्लड जो है वो हार्ट से अलग अलग पार्ट्स तक दूर ले जाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे बच्चों साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 21 नोट करना है बच्चों आप सभी को, जिसमें आर्टरीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। ठीक है, जिसमें आपको ए, बी, सी और डी ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग है और ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट है। तो एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है, पर आपको चारों सेंटेंसेस नोट करने हैं और उसमें समझते हुए ऑप्शन नंबर डी पर आपको सही का निशान लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आपका जब एक्सक्रीटरी पार्ट्स के बारे में आप पढ़ रहे थे, जैव प्रक्रम चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा। इसमें आपको फिल्ट्रेशन के बारे में पूछा गया है। द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज आर कॉल्ड। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए है यूरेटर, बी है यूरेथ्रा, सी है न्यूरॉन्स और डी है नेफ्रॉन्स। तो बच्चों ए और बी एक जैसा दिख रहा है, सी और डी भी एक जैसा ही दिख रहा है। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, नहीं जानते, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा, वो जानते होंगे तो सही निशान लगाएंगे। यूरेटर जो है वो किडनी का पार्ट है ही नहीं, यूरेथ्रा भी किडनी का पार्ट है ही नहीं, है ना। तो पहला और दूसरा ए और बी ऑप्शन तो एकदम गलत हो गए, है ना। सी ऑप्शन जो है वो है न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स जो है वो बच्चों तंत्रिका तंत्र का पार्ट है, तो न्यूरॉन्स भी गलत हो गया। जो यूरेटर और यूरेथ्रा है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट है, तो ये किडनीज का पार्ट है नहीं, फिल्ट्रेशन किडनीज करती हैं। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो किडनी में प्रेजेंट होती है, दैट इज नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो हैं वो फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज होते हैं, है ना। तो आंसर क्या है, आंसर है डी जो सही आंसर है। नेफ्रॉन्स इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट होते हैं और क्या करते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट को और एक्सेस सब्सटेंसेस को हमारे शरीर से निकालने का काम करते हैं। नेफ्रॉन्स जो हैं वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 22 नोट करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के समय पे जो ऑक्सीजन बनती है वो कहाँ से आती है, वो आपको देखो। ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन के कण होते हैं, ग्लूकोज में भी होते हैं और वाटर में भी होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो किससे मिलती है। ऑप्शन नंबर ए बताया गया है वाटर, ऑप्शन नंबर बी बताया गया है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी बताया है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी बताया गया है ग्लूकोज। तो आंसर इसका है बच्चों कि ऑप्शन नंबर ए, वाटर से जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बनती है वो वाटर से बनती है। लेकिन इसको क्या करना है, इसको आपको समझना भी है साथ साथ, क्योंकि यदि आप समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाने वाला है। तो जब हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को रिकॉल करना पड़ेगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयंस। आप सबको पता है कि जल यानी कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयन जो है वो क्या होते हैं,
वो स्प्लिट होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो ऑक्सीजन इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ प्लांट्स एंड हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जब ये स्प्लिट होता है वाटर, तो ऑक्सीजन बाहर चले जाता है वातावरण में प्लांट्स के द्वारा, और हाइड्रोजन जो है वो यूज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है और कार्बोहाइड्रेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है, तभी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हो पाती है। तो अभी आपको इतना ही समझना है, जब आप बड़ी क्लास का मतलब 10th में है, 11th में जब पहुंचेंगे तो 11th में आपको इसी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस इज इन हायर प्लांट्स आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा और उसमें वाटर स्प्लिटिंग वाली प्रोसेस को भी पूरा रिएक्शन के साथ समझाया जाएगा। आपको पता है ना कि जो भी कॉन्सेप्ट आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बड़ी क्लास में पहुंचते पहुंचते क्या होता है, उसी कॉन्सेप्ट को और डीप पढ़ाना होता है। तो वो आप पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे सभी बच्चे, ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए कि जो हमें ऑक्सीजन मिलती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, वो किससे मिलती है, वो पानी के टूटने से मिलती है। क्वेश्चन नोट करें सभी बच्चों। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मिलती है, कहां से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए वाटर यानी कि जल, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। जिसमें से सही आंसर है वाटर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और इसको समझने के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट्स टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयंस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो जल के अणु हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि टूट करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन पेड़ के द्वारा एक्सपेल्ड आउट कर दी जाती है, यानी कि बाहर निकाल दी जाती है वातावरण में, और हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदलने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, the blood leaving the tissues becomes richer in carbon dioxide, water, hemoglobin और ऑक्सीजन। इसमें से पूछा ये जा रहा है कि जो ब्लड है जो वो किसमें रिचर होता है, जो टिश्यूज को लीव कर रहा होता है ना। तो इसका आंसर है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन टिश्यूज। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज में एंटर कर जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, हेंस ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम्स रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड। इसको भी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिजम्स ग्रो विद टाइम। ऑर्गेनिजम्स जो है, जीव जो है वो समय के साथ वृद्धि करते हैं। ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिजम्स जो है वो टूट फूट की मरम्मत और अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सेल्स के अंदर नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर डी है एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जैव प्रक्रम के लिए, लाइफ प्रोसेसेस के लिए ऊर्जा जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है,
यानी कि उसका स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो यह ऑप्शन आपके लिए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी में जो स्टेटमेंट दिया गया है, ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट सही है अपने आप में, लेकिन क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें आपको मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका स्टेटमेंट भी गलत है। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सेल्स के अंदर होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि आपका सही आंसर होगा। आंसर इज सी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, है ना। इसको समझने के लिए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज अ वाइटल प्रोसेस, आप सबको पता है कि ये एक वाइटल प्रोसेस है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेल्स टेक प्लेस इन एक्टिव एंड पैसिव मोड्स सच एज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना। आपको पता है कि सेल्स में जो है वो ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, इसको आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को एक क्वेश्चन और हम कर लेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 26 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, द इंटरनल यानी कि सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स इज, यानी कि जो कोशिकीय ऊर्जा है वो स्वपोषियों में किस रूप में रिजर्व होती है, किस रूप में आप उनके पास रिजर्व होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है स्टार्च और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है फैटी एसिड, है ना। तो इसका जो है आंसर वो बच्चों ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि स्टार्च के रूप में स्वपोषियों के अंदर ऊर्जा यानी कि कोशिकीय ऊर्जा जो है वो रिजर्व होती है। देखो ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड एनर्जी के रूप में एनिमल्स के अंदर रिजर्व होता है, तो एनिमल्स ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं। प्लांट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये आपको पता है, तो ऑप्शन नंबर सी पर आप करेक्ट का निशान लगाएंगे और इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को नोट जरूर करेंगे। और यदि आपको समझ में आ गया है, आप एक्सप्लेनेशन को भी डैश लगा के या ब्रैकेट में आप एक्सप्लेनेशन को भी नोट कर लेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर भी पता हो और ये आंसर सही क्यों है ये रीजन भी आपको पता होना चाहिए। बच्चों आज की क्लास में जैव प्रक्रम चैप्टर से संबंधित काफी बहुविकल्पीय प्रश्न हमने किए। बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको जो सही आंसर भी बताया गया, समझाया गया, और सही आंसर के साथ साथ ये आंसर सही क्यों है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपने क्वेश्चंस को नोट किया होगा, आंसर्स को नोट किया होगा और उसके साथ उसकी व्याख्या को भी, एक्सप्लेनेशन को भी ब्रैकेट में लिख लिया होगा, ताकि आप कभी भी फ्यूचर में क्वेश्चन आंसर को जब रिवाइज करें तो उस समय पे आपको कंफ्यूजन न हो कि ये आंसर कैसे आया था। तो आशा करती हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कहीं कोई प्रॉब्लम होने पर आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।